हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। और सबसे पहले मेरी ओर से आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको लेके आ गई हूँ ज्ञान निकेतन, जहाँ पे हम बच्चों से बात करेंगे वेस्टेज ऑफ वाटर और सैनिटेशन के बारे में, और फिर जानेंगे कि वो कितने ज़्यादा डिवोशनल है अपने फेस्टिवल्स को लेकर। तो आइए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ मौजूद है ढेर सारे स्टूडेंट्स, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। हेलो मैम, आप हमें बताइए कि फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, तो आप इसे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? हमने काफ़ी इन्जॉय किया। हालांकि जो दशहरा पूजा हमने रिसेंटली जो मनाया उसमें दुर्गा जी की पूजा की, और नवमी का जो पर्व होता था उसमें बहुत इन्जॉयमेंट के साथ बिताया। काफ़ी सारे बच्चों को खाना खिलाया, और इससे हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हमें गरीबों को ध्यान रखते हुए और सब पर्व को मनाना चाहिए ताकि उनको कोई हानि नहीं हो। और आप बताइए कि दिवाली को कैसे मनाया आपने? कितना क्रैकर जलाया या इको फ्रेंडली दिवाली मनाया? नहीं, हमने क्रैकर भी डिसेंटली जलाया। ऐसा नहीं कि पूरा इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया। क्रैकर भी ऐसा जो ऊपर जाके फटे, नीचे नहीं रहे, ताकि वो ऊपर में ही ख़त्म हो जाए, नीचे तक उसका इफेक्ट कम रहे। छठ पूजा आने वाला है, घर में कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को? छठ में तो हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट रहता है। हम लोग अपने गाँव जाते हैं। जनरली ये गाँव का ही पर्व है, तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पूरा सफाई करना पड़ता है। छठ होता है, छठ घाट के पास पूरा सफाई होता है। फिर वहाँ हम लोग एंजॉय करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, मतलब, और फिर वहाँ बहुत ही इंजॉयमेंट होता है। कैसा रहा आपका फेस्टिव सीजन? कितना एक्साइटेड है आप आने वाले फेस्टिवल को लेकर? जैसा कि हमारा दुर्गा पूजा अभी जस्ट बीता है, तो उसे दुर्गा पूजा का महत्व है, जैसे कि लेडी शक्ति जिसको हम लोग प्रमोट करने का ये केंद्रित पर्व है। तो मेरे घर में दुर्गा पूजा के ये 9 लड़कियों को भोज भी कराया जाता है, और अभी जस्ट दिवाली भी बीती है कुछ ही दिन पहले। तो हमने इस बार सोचा कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बहुत सारे हार्मफुल तत्व आ गए हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान है। इसलिए इसे बचाने के लिए हमने इको फ्रेंडली दिवाली के ओर केंद्रित किया गया है। और अब जो छठ आने वाला है, ये तो साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा पर्व है, क्योंकि सूर्य जो एनर्जी का सोर्स है, वो उसकी रोशनी जब पानी से होकर हमारे बॉडी पे पड़ती है, तो वो हमारे बॉडी को एक नई एनर्जी देता है, जिससे हमारा बॉडी फ्रेश हो जाता है। हाउ मच यू डिवोटेड टू योर गॉड? मुझे भगवान में बहुत आस्था है। मैं हमेशा ही छठ पूजा में गांव जाता हूं, और छठ पूजा में सभी सदस्यों को मैं हेल्प करता हूं, टोकरी उठाना और गंगा जी तक जाना। मुझे खास करके मज़ा आता है वहाँ पे गंगा जी में नहाने में। छठ पूजा के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है? छठ पूजा एक आस्था का पर्व है, और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसी के बहाने हम लोग शॉपिंग भी कर लेते हैं, और कुछ फैमिली मेम्बर्स जो आते हैं छठ पूजा में, उनसे मिल भी लेते हैं। छठ पूजा मेरे घर पे ही मनाया जाता है, और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं शॉपिंग भी करता हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे यहाँ आते हैं, और हम धूमधाम से छठ मनाते हैं। छठ पूजा वैसे तो हमें बहुत अच्छी लगती है वैसे, लेकिन हमारे घर में मनाई नहीं जाती है, तो हम गांव जाते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत लोग आते हैं, और घाट पे जाते हैं तो वहाँ काफ़ी अच्छा वातावरण रहता है। भगवान में कितनी श्रद्धा है? मुझे भगवान में बहुत श्रद्धा है, क्योंकि हम लोग भगवान पे ही सूर्य देवता के ऊपर हम लोग की बहुत श्रद्धा है, और छठ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य देव के ऊपर। क्या क्या करते हैं आप अपने फैमिली, अपने भाई बहन के साथ? हम दरअसल नानी के यहाँ जाते हैं छठ मनाने। वहाँ बहुत लोग आते हैं, और हमें बहुत इन्जॉयमेंट होता है वहाँ पे, और बहुत खुशी मजाक का माहौल होता है, और इसीलिए हम लोग को बहुत मज़ा आता है, और छठ पूजा का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ? ये गेट टुगेदर मोमेंट होता है छठ पूजा। बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर में लगभग सभी आ जाते हैं। नानी घर में हम लोग छठ मनाते हैं, तो वहीं पे हम लोग सब मिलते हैं एक साथ, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अभी दिवाली बीता है और छठ पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा भी, मतलब फेस्टिव सीजन ही चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा फेस्टिवल आपको अच्छा लगता है? मुझे छठ पूजा ज़्यादा स्पेशल लगता है। उसमें ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है, उसमें सारी फैमिली सब आते हैं, उनसे मिलने का एक बार मौका मिलता है, इसी बहाने उनसे भेंट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि फेस्टिव सीजन्स चल रहे हैं, तो इसमें पढ़ाई पे कितना ज़्यादा नुकसान होता है? कितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होता है आपका माइंड? अगर घर में भीड़ रहती है तो उतनी पढ़ाई तो नहीं हो पाती है, लेकिन शायद संजो कभी कभार हो जाती है। आप बताइए, भी छठ पूजा आने वाला है, घर में कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स का? बहुत ज़्यादा। मम्मी लोग बोलती है सामान लाने बाहर से, तो सामान जाके लाते हैं, हेल्प करते हैं, घर में भी हेल्प करते हैं,
सामान लाने में हेल्प करता हूँ। और इस फेस्टिवल को कितना एंजॉय करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। हम लोग छठ पर घाट पे जाते हैं तो वहाँ पे एंजॉय बहुत करते हैं। पटाखे फोड़ते हैं, ज़्यादा नहीं फोड़ते हैं, कम फोड़ते हैं। हेलो, हाय। आप बताइए, छठ पूजा आने वाला है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप? हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि नया नया कपड़ा वपड़ा सब मिलता है घर से, और भी घाट पे जाते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। सब फैमिली वाले एक साथ मिलते जुलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाउ मच यू आर डिवोटेड टू योर गॉड? मैं तो बहुत ज़्यादा डिवोटेड हूँ क्योंकि जैसे एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम लोग भगवान को ही प्रे करते हैं कि बस एग्ज़ाम के ही वक्त ऐसे प्रे करते हैं। जैसे छठ पर तो साल में एक बार आता है, बहुत अच्छा पर इसमें पूरा फैमिली गैदर होते हैं, दैट्स वाई। अच्छा, ये बताइए कि छठ पूजा में सारे फैमिली का गेट टुगेदर होता है और पढ़ाई भी करना होता है, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है या फिर मैनेज कर लेते हैं आप? मैनेज कर ही लेते हैं लेकिन थोड़ा तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। बहुत ज़्यादा। जैसे पहले तो वो कहते हैं कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, फेस्टिवल 10th का एग्ज़ाम आने वाला है या जैसे भी पढ़ाई, लेकिन फिर भी मदद करते हैं उनको डिफरेंट फेस्टिवल्स में। और मम्मी कोई कहती है कुछ काम तो वो भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी। ये बताइए कि घर में कितना अच्छा टाइम स्पेंड होता है और कितना एक्साइटेड या कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आप फेस्टिवल्स का? बहुत ज़्यादा बेसब्री से, क्योंकि फेस्टिवल्स में डिफरेंट रिश्तेदारों आते हैं जिनसे मिलने में बहुत खुशी होती है और तरह तरह के फल वल, और उसके बाद से ये प्रसादियाँ बनती हैं और भगवान से हम लोग प्रे करते हैं तो उसमें मज़ा आता है। बहुत एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट मेरा फेवरेट छठ है, दीपावली और छठ हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अपने घर जाते हैं, सभी लोग वहीं पे आते हैं और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, दिवाली किस लिए अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें क्रैकर्स बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं इसीलिए? नहीं, सिर्फ क्रैकर्स ही नहीं, हम लोग घर को सजाते बजाते हैं, दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और घर के साफ़ सफाई में कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? जैसे क्योंकि छठ पूजा में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान देना होता है। बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ अपने पेरेंट्स की, जो भी वो काम कहते हैं वो मैं अच्छे से कर देता हूँ। छठ पूजा आने वाला है, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है और कितना ज़्यादा इंजॉय करेंगे? मैं तो बहुत इंजॉय करने वाला हूँ। इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, मैं बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहा था। दिवाली और छठ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मैं अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करता हूँ, एंजॉय करने का बहुत मौका मिलता है। इसमें हमारे रिलेटिव्स भी दूर से आते हैं तो हम लोग सब गेट टुगेदर एक साथ बैठ कर मस्ती करते हैं। साल में एक बार ये आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइए कि दिवाली और छठ काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग है। दिवाली भी 3 दिन मनाते हैं, छठ पूजा भी हम लोग 3-4 दिन सेलिब्रेट करते हैं। इस दौरान पढ़ाई में जो डिस्ट्रैक्शन आता है उसको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये तो है, पढ़ाई में तो डिस्ट्रैक्शन आता है बट मैनेज करके चलना पड़ता है। पेरेंट्स बोलते हैं मैनेज कर लो तो मैं तो मैनेज करके चलता हूँ, पढ़ाई और पर एक साथ रख के मैनेज करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी विल बी बैक सून। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में, और अभी मेरे साथ मौजूद है ढेर सारे स्टूडेंट्स। आइए उनसे बातें करते हैं सैनिटेशन के बारे में। हेलो, आप बताइए, आप कितना ज़्यादा कंसर्न है हमारा जो शहर पटना है उसके सैनिटेशन को लेकर? मैं तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ इस बार, क्योंकि अभी जैसे देखना है हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर जो हैं, फिर बहुत सारे एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, सभी को मिलकर सफाई अभियान चला रहे हैं। तो सरकार ने तो यहाँ पर सबसे पहले सफाई अभियान चलाया ही है, लेकिन उनको अकेले करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उनका साथ नहीं दे पाएंगे। सो हम लोग बात करें डस्टबिन की, तो हमारे कॉलोनीज़ में भी डस्टबिन अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं कराया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि मतलब सारे कॉलोनी में, सारे मोहल्ले में डस्टबिन हर जगह प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ रखना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी कोई भी कोने में गंदा ना फैले। हर जगह डस्टबिन का यूज़ होना चाहिए ताकि सारे उस डस्टबिन का यूज़ करें। हम लोगों के शहर में भी बहुत सारे लोग रोड पे ही वेस्टेज मतलब कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण रोड भी ब्लॉक हो जाता है समटाइम्स बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, जैसे कि अगर ब्लॉक हो जाता है तो हम लोग को ही सबसे पहले हमारी ही गलती होती है, क्योंकि हम ही लोग फेंकते हैं। तो हम लोग को पहले समझना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए। अगर जैसे ब्लॉक हो जा रहा है तो हम लोग को खुद कंप्लेन करना चाहिए, लेकिन कंप्लेन के हिसाब से हम कहें तो नगर निगम को लेना चाहिए। इसमें देखना चाहिए कि जो कंप्लेन कर रहा है सबसे पहले उसको समझना चाहिए। और जैसे कि अगर साफ़ रखेंगे भी तो ज़्यादा विजिटर्स आएंगे हमारे यहाँ, साथ स्वास्थ्य रहेगा, मतलब साफ़ रहेगा, समाज रहेगा, तो हम लोग हेल्दी भी रहेंगे। कोई भी डेंगू वेंगू ये सब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि साफ़ रहे। एक तो हमारे पीएम भी इसमें साथ दे रहे हैं, तो हम लोग को तो देना चाहिए। हम लोग रोड पे कचरा फेंक देते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि रोड कॉलोनी साफ़ रहे? सबसे पहले हम लोग को खुद आगे आकर इसको सफाई करना चाहिए।
और हम लोग को अगर गवर्नमेंट ने डस्टबिन यहाँ पर लाकर डाला है तो हम लोग को खुद से बनाकर डस्टबिन यहाँ पर डालना चाहिए। प्लस हम लोग को गवर्नमेंट को और ज़्यादा मतलब इनिशिएट करना चाहिए कि वो भी करे ये सब काम को। पीएम जो है एक तरह से सबसे बड़ा पोस्ट होता है और पीएम जब हाथ में झाड़ू लेकर ऐसे बाहर निकलता सफाई करने के लिए तो ये एक तरह से मैसेज बनता है हम सब के लिए कि हम सबको सफाई करना चाहिए। एक सोशल मैसेज है कि अगर पीएम करे तो हर सिटीजन को अपना रोल समझना चाहिए। बहुत सारे कॉलोनीज़ में बहुत सारे कचड़े फेंके हुए हैं जिसके कारण बहुत स्मेल और प्लस बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? अक्सर लोग गलती गवर्नमेंट को देते हैं कि उन्होंने डस्टबिन और ये सप्लाई नहीं की, बट वो खुद की गलती नहीं देखते कि वो रोड पे कचरा फेंक देते, नाली में फेंक देते, जिसके कारण नाली जाम हो जाता है। तो उन्हें सही जगह कचरों को डिपॉजिट करना चाहिए। और प्लस अभी दुर्गा पूजा हुआ था तो अभी कहीं पे डस्टबिन नहीं लगा हुआ था, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि गंगा नदी में जाके सारे अगरबत्ती और वो डिपॉजिट कर दिए। वो ये नहीं देखते कि इससे कई तरह की पॉल्यूशन जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले उन्हें अपनी खुद की गलती देखनी चाहिए, तब वो गवर्नमेंट को कहीं दोष देंगे। अगर वो खुद स्वच्छ रखेंगे खुद को तभी वो भारत स्वस्थ होगा। आप बताइए कि समटाइम्स गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड करता है, स्टिल हम लोग जो है गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि डस्टबिन प्रोवाइड नहीं किया, यहाँ ऐसे वहाँ ऐसे। तो हम लोगों को बीइंग अ सिटीजन क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? हमने अभी नया नया नारा पाया है स्वच्छ भारत, तो इसके प्रति हमें काम करना होगा। और गवर्नमेंट के सारे फैसिलिटीज़ देने से ही सब कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें अंदर और बाहर दोनों तरीके से साफ़ होना पड़ेगा। हम जो भी करते हैं मतलब जहाँ भी खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, ये इस सोच को बदलना होगा। और जो लोग नहीं बदल रहे हैं एटलीस्ट उनको चेंज करना होगा। सिर्फ गवर्नमेंट या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या सेलिब्रिटीज़ के हाथ में झाड़ू ले लेने से ये हमारा देश साफ़ नहीं होगा। हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी में हम लोग आम लोग ज़्यादा हैं। तो आम लोग जब तक इनिशिएटिव नहीं होंगे तब तक ये नहीं हो सकता है। गंदगी के कारण कितनी सारी बीमारियों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। गंदगी के कारण हम लोग को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया और ऐसे बहुत सारे अनगिनत कह सकते हैं बीमारियां हो सकती हैं। और हम लोग के भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मतलब कि डिज़ीज़ को हम लोग को रोकना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन हम लोग को पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। और इस तरह से प्रिवेंशन के कारण ही हम लोग डिजीज़ को रोक सकते हैं। 5 टिप्स दीजिए जिससे हम अपने शहर को क्लीन रख सकते हैं। जी, पहला तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाए। दूसरा, हम खुद से नहीं सुधरेंगे तो कुछ नहीं होगा। तीसरा, हम लोग देखते हैं कि गंदगी फैली हुई है, ठीक है हम गंदगी नहीं फैलाते हैं, लेकिन कोई और भी गंदगी फैलाता है तो वो देखते हैं तो हम लोग उस कचरे को उठा के फिर डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। और फिर लोगों जैसे कि कोई बीमार पड़ता है, ये पड़ता है, तो उसके बारे में सारे लोगों को पहले से बताना होगा कि ये कैसे है, सारा लोगों को जागरूक करना होगा अबाउट क्लीननेस एंड ऑल दैट। और फिर जगह जगह पे डस्टबिन वगैरह ये सब अवेलेबल होगी तो ये नॉर्मल बात है कि ये हमारी कंट्री सुधर जाएगी। और जस्ट लाइक यूरोपियन कंट्री में हम लोग जाते हैं तो हेवी फाइन इम्पोज किया जाता है और बहुत कड़ा रूल है वहाँ पे कचरा फैलाने का। उस टाइप का अगर रूल हमारे गवर्नमेंट इंश्योर करती है तो एक डर भी बनता है और उससे हमारी देश सुधर सकती है। लोग रोड पे पानी में कचरा फेंक देते हैं जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो इसके लिए बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या इनिशिएटिव लेंगे? तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारी सबसे पहले हमें स्वच्छता के मोटिव को समझने की ज़रूरत है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने घर को साफ़ करते हैं और कचरा दूसरे घर के पास या फिर स्ट्रीट पे बिक देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा घर साफ़ हो गया तो पूरी दुनिया साफ़, लेकिन हमें सबके साथ मिलकर पूरे अपने समाज को और अपने पूरे देश को साफ़ करने की ज़रूरत है। और ये दूसरी बात यह है कि स्वच्छता के साथ साथ हमें इसे लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। स्वच्छता हमारे स्टेट में होता है कि सिर्फ छठ पर्व के अवसर पर गंगा की सफाई होती है और पूरे साल भर गंगा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हमें इसे लगातार साफ़ करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात कि सफाई के लिए हमें डिसेंट्रलाइज्ड मेथड यूज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ मतलब हर जगह से कचरा इकट्ठा करके एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे वहाँ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ कचरा प्रोड्यूस हो वहीं पे उसे हटा देने की ज़रूरत है। और इस तरह से भारत जब से आज़ाद हुआ है आज तक डेवलपिंग कंट्री ही है, आज तक डेवलप नहीं बन पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में स्वच्छता की कमी है।
हाँ, कहा जाता है कि ये एस्टिमेट है कि भारत के पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, लेकिन जब तक यूथ स्वच्छ नहीं होंगे ये यूथ पॉपुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं। और इसलिए स्वच्छता की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये इंडिया के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? देखिए, हमें अपने माइंड में चेंज लाना होगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये कचरा किसने फेंका है, क्योंकि आजकल भारत में ये ट्रेंड चला हुआ है कि अपना घर साफ़ कर लिए और दूसरे के घर के सामने कचरा फेंक दिए। तो ये ज़रूरी है कि हम ये नहीं देखें ये किसका कचरा है, पर हमें अपना पूरा वातावरण साफ़ करना चाहिए। हर एक भारतीय का सपना होता है कि इंडिया एक डेवलप कंट्री बने, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है स्वच्छता, क्योंकि आज के वर्ल्ड में जितने भी डेवलप कंट्री है वो सब स्वच्छ पहले हुए थे, बाद में डेवलप हुए थे। और जैसे कि बहुत सारे कंट्री में हम देखते हैं कि अगर कोई कचरा फेंकते पाया जाता है तो उसको फ़ाइन लगता है, और एक सिंगापुर में तो 12 घंटे के लिए सफाई करवाया जाता है, और वो भी एक अलग ड्रेस में, ताकि लोग जाने कि इसने गंदा किया है। तो इस तरह के रूल लाने पड़ेंगे, और मोदी के मिशन में हमें उनका साथ देना पड़ेगा। आजकल सेलिब्रिटी भी सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, इससे आप कितने ज़्यादा प्रभावित हैं? जी, हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी भी इसमें स्वच्छता अभियान में शामिल हो रहे हैं। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं पूरे इंडिया में। बस उनको यही संदेश देना है अपने फॉलोअर्स को कि कम से कम आप लोग स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट कीजिए, और बाकी जो लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, उनके लिए भी उनका यही संदेश है कि आप लोग कृपया स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन बनाइए। आप हमें बताइए, स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं? पहले तो लोगों को एजुकेटेड होना होगा, उसमें डिटर्मिनेशन चाहिए लोगों में, ताकि वे कूड़ा ना फैलाए। फिर ये गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी कूड़ा अगर कोई फैलाए तो उस पर एक फ़ाइन लगे और उसे इम्प्लीमेंट करे। आप हमें बताइए कि हम अपने सोसाइटी में सैनिटेशन के लिए अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं? हम लोग अवेयरनेस तब ला सकते हैं जब हम लोग के मन में खुद हम लोग उसके लिए अवेयर हों। जैसे अगर हम किसी को देखते हैं कि वो कूड़ा कचरा कहीं फैला रहा है, तो हम लोग उसके कूड़ा कचरे को फैलाए, वो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दें। उससे क्या होता है कि उसे एक शिक्षा मिलती है कि ताकि वो कूड़ा कचरा ना फैलाए। और जैसे भी अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग अगर कुछ भी खाते हैं तो उसका रैपर हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर बाहर से कोई विजिटर्स या टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें हम लोग के देश की छवि पे उनका बैड इम्पैक्ट हम लोग का देश की छवि पे उनको पड़ता है। उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग अपने देश की छवि हर समय बनाए रखनी चाहिए। उसे हम लोग हमेशा साफ़ सुथरा रख सकते हैं। उसके बाद अपने सोसाइटी को अगर हम लोग ऐसे देखें तो आज जैसे हम लोग नरेंद्र मोदी हुए, वो बहुत एक्शन ले चुके हैं। तो और गवर्नमेंट को और हम लोग को सबसे पहले है कि हम सोसाइटी और समाज हम लोग से बना है, तो हम लोग खुद में अगर हम बदलाव ला सकते हैं तो हम लोग अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वी विल बी बैक सून। सो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यंग अंदाज में। और अभी हमारे साथ मौजूद है ढेर सारे स्टूडेंट, उनसे हम बात करेंगे वेस्टेज ऑफ वाटर के बारे में। तो आइए मेरे साथ। हेलो, माय नेम इज करण कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए कि पानी के बिना लाइफ कितना ज़्यादा अधूरा है? पानी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं यही कह सकता हूँ कि हर एक सिटीज़न का ये एक वर्क है कि वो प्रीशियस वाटर को सेव कर सके, क्योंकि पानी मात्र 1% बचा और 97% वाटर तो ऐसे ही सॉल्ट वाटर है। और हम लोग एक कंट्री में रेनफॉल तो यूज़ होता है, पर इतना ना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वो सारा जगह डिस्ट्रीब्यूट होते होते बहुत थोड़े अमाउंट में जाता है। तो यही ज़रूरी है कि हम लोग उसको कंजर्व कर सकें। हम लोग पानी में बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं, जिसके कारण पानी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। इसके लिए आपको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो वेस्ट मटेरियल बहुत सारे हॉस्पिटल्स द्वारा भी रिवर में एक्सक्रीट किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप पटना में भी देख सकती हैं PMCH और जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो भी गंगा रिवर में एक्सप्लॉइट करते हैं, वाटर को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाना चाहिए और उसको स्टॉप करना चाहिए। पानी आजकल बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग ही वेस्ट कर रहे हैं। तो पानी को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है, और जल नहीं रहेगा तो हम लोग का अस्तित्व यहाँ पर, हम लोग का धरती पर अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसलिए
जल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम लोग पानी का संरक्षण कर सकते हैं, जिससे कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन नहीं होगा। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का ये भी सपना है कि पानी का संरक्षण हो और गंगा की सफाई हो। घर में एक डैम बना सकते हैं, मतलब गड्ढा कर सकते हैं, उसमें पानी जमा कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और हम अपने घर के चारों ओर एक गड्ढा करके उसमें बरसात का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि वो जो पानी हम लोग सेव करेंगे रेन वाटर, तो उसके उसका यूज़ क्या क्या कर सकते हैं? उसको हम प्लांटेशन में पानी डाल सकते हैं। उसको सारा जितना भी ऐसे वॉशिंग होता है, कार वॉश हुआ, बाइक वॉश हुआ, उस सब में यूज़ कर सकते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं? ये हम लोग को देखना चाहिए, उसका जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। जैसे हम लोग डेली में हर टाइम हम लोग बहुत पानी वेस्ट करते हैं। ब्रश करने टाइम नल ये सब खोल के छोड़ देते हैं, तो उस टाइम हम लोग को देखना पड़ेगा। नहाने में जहाँ पे एक बाल्टी पानी का यूज़ करना चाहिए, वहाँ हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो सब हम लोग को देखना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट, 5 टिप्स जिससे हम लोग वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। पहले हम लोग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। उसके बाद जहाँ भी हम लोग नल खुला हुआ देखें उससे बंद कर देना चाहिए। फिर ब्रश करते समय या नहाते समय नल खुला रख के नहीं नहाना चाहिए, या फिर शॉवर से नहीं नहाना चाहिए। और कार वार धोना है तो फिर उसके लिए पाइप का नहीं, बकेट में पानी लेके उससे धोना चाहिए। और पानी हम लोग को जागरूकता फैलाना चाहिए, जिन्हें नॉलेज नहीं है पानी के बारे में, और सबको एजुकेट करना चाहिए। आप हमें बताइए, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे कंट्री में भी आजकल लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं? इससे तो बस एक ही बात मालूम होती है कि वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है और आने वाले 50-60 सालों में पानी खरीद कर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसका एक उपाय हो सकता है कि हमें अगर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मिल जाए, कि जैसे कि सी वाटर है जो कि अनयूजेबल है, उसको यूज़ करके हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ कर सकें, तो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी की तो पैसे तो लगेंगे ही। तो अभी जो पैसा लग रहा है, मैं कहूँगा कि ये कम ही लग रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा लगेगा। आप बताइए कि हम लोग को वाटर को पॉल्यूट होने से कैसे बचा सकते हैं? वाटर को पॉल्यूट हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ध्यान दें कि हम लोग के सोसाइटी में जो दुर्गा पूजा जो होता है, उसके जो आइडल्स को हम लोग रिवर्स में ना फेंकें, तो रिवर्स पॉल्यूट नहीं होगा। और हमें एक स्टूडेंट्स के नाते ये हम लोग को पीएम को हम लोग को बताना चाहिए कि जो शहर का जो जितना भी कूड़ा कचरा है वो रिवर्स में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि गंगा। और हमारे पीएम जो है श्री नरेंद्र मोदी, वो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है उन्होंने कि गंगा बचाओ अभियान, या फिर गंगा को स्वच्छ करना है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग पानी को इस्तेमाल करें, लेकिन वैसे करें जैसे कि ये पानी बर्बाद ना हो, क्योंकि आगे उनके भी बच्चे होंगे, उनका जनरेशन बढ़ेगा, उनके लिए भी उन्हें पानी को कंजर्व करना चाहिए। नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि जैसे कि इस अर्थ पे पानी नहीं रहेगा और लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं और अपने सोसाइटी को कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। आई थिंक कि आपको हमारा एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमें कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है etv.youngandaz@gmail.com। तब तक के लिए मैं अनुराधा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।